Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP। So friends, आज की हमारी क्लास हिंदी से रिलेटेड है। आज से हम लोग हिंदी को भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हिंदी में बात करी जाए तो किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, जितने सारे स्टेट से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं ये सबके लिए है, ठीक है। हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, ओके। यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो और भी अच्छी बात है, और नहीं पढ़ रखा है तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि आपकी मेमोरी एकदम खाली है और खाली मेमोरी में डाउनलोडिंग अच्छे से होती है। सो यदि खाली है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी है तो भी ठीक है ना। सो हम हिंदी के व्याकरणिक पोर्शन को पढ़ने से पहले, हम हिंदी एक लैंग्वेज है, तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि लैंग्वेज किसे कहते हैं, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, फिर व्याकरण किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम व्याकरणिक पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया कि हम कैसे करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। जो पहली बार पढ़ रहा हो उसके लिए भी ठीक हो, और जो पहले से पढ़ रखा है उसके लिए तो और भी अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं भाषा किसे कहते हैं। हिंदी एक लैंग्वेज है ना, तो ये जानते हैं कि लैंग्वेज होती क्या है ना, भाषा कहते किसे हैं। तो भाषा क्या है, कम्युनिकेशन का माध्यम है, संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण मतलब इंग्लिश में कम्युनिकेशन मैंने बोला। तो भाषा किसे कहते हैं, तो संप्रेषण के माध्यम को भाषा कहते हैं, यानी कम्युनिकेशन के माध्यम को भाषा कहते हैं। और अगर बहुत ही सरल लैंग्वेज बात करें जाए तो अपनी बात को बातचीत करने का जो माध्यम होता है वो क्या है, भाषा है। आप एक बार सोच के देखिए, यदि आपको कोई भी लैंग्वेज ना आती हो, ठीक है, मान लीजिए सपोज़ हमें हिंदी भी ना आती हो, इंग्लिश भी ना आती हो, कोई भी लैंग्वेज ही ना आती हो, ठीक है, तो क्या हम अपनी बात को किसी के सामने रख सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं? सिर्फ यही बोलेंगे, है ना, और कुछ नहीं बोल सकते। सो इससे आपको समझ में आया कि भाषा क्या है, संप्रेषण का माध्यम है, बातचीत करने का माध्यम है। अब देखिए, जो यही भाषा है ना, इसको कामता प्रसाद गुरु ने एक डेफिनेशन के थ्रू बताया, ठीक है। उनकी एक परिभाषा है, उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है कि कामता प्रसाद गुरु ने भाषा को क्या बताया, मतलब जो डेफिनेशन दी है उसमें क्या कहा है ये देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने कहा भाषा वह साधन है, ठीक है। इन्होंने कहा भाषा वह साधन है, यानी जिसके थ्रू हम, जैसे हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो जिसके थ्रू जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसको साधन बोलते हैं, है ना। परिवहन के उसमें देखा जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान हम जब जाते हैं, जिसके थ्रू जाते हैं उसको हम बोलते हैं साधन, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, हम अपनी बात को एक आदमी से, मतलब खुद से अपनी बात को किसी और के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो जो माध्यम है वो क्या है, भाषा के थ्रू कर रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। उन्होंने बताया कि भाषा एक प्रकार का साधन है जिसके थ्रू एक व्यक्ति क्या करता है, अपने विचारों को दूसरे के सामने भली भांति प्रकट कर पाता है। और दूसरी चीज़ क्या बोला इन्होंने, दूसरे के साथ में दूसरे के विचारों को भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, और दूसरे के विचारों को भी अच्छे से वो समझ पाता है। तो कामता प्रसाद गुरु ने कहा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक इंसान अपनी अभिव्यक्ति को भली भांति दूसरे के सामने प्रकट कर पाता है, और साथ का साथ जो दूसरे की अभिव्यक्ति है उसको भी समझ पाता है ना। तो कामता प्रसाद गुरु की जो डेफिनेशन है वो तो आपको समझ में आ गई होगी, और इसके साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि भाषा है क्या। अब आगे बात करते हैं, भाषा की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, किस धातु से हुई है, तो वो है भाष धातु। कौन सी, भाष धातु। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि किस धातु से उत्पत्ति हुई है, तो वो है भाष धातु, जिसका मतलब होता है बोलना या कहना, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, बोलना या कहना। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है कि उत्पत्ति इसकी किससे होती है, भाष धातु से होती है, जिसका मतलब होता है बोलना या कहना, ठीक है। आगे देखिए, भाषा के अवयव मतलब क्या हुआ, घटक, एक तरीके से मतलब कंपोनेंट, है ना। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने वाले इम्पोर्टेंट
अंग, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं। भाषा में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट अंग पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या कहेंगे, घटक कहेंगे, और वही यहाँ पर पढ़ना है। तो भाषा के अवयव कौन कौन से हैं, यानी कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो देखिए कौन से हैं, ध्वनि है, ध्वनि है, ठीक है। अब ये अभी ध्वनि भी बताएंगे तो समझ में आएगा। पहले देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट है ना। पहला क्या है, ध्वनि है, दूसरा क्या है, शब्द है, तीसरा क्या है, शब्द के बाद क्या है, वाक्य है, और वाक्य के बाद अर्थ, ठीक है। देखिए अगर ध्वनि है तो कई सारी ध्वनियों के एक सार्थक समूह से क्या बनेगा, शब्द बनेगा। अब ये सारी चीज़ें अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, अभी सिर्फ कंसंट्रेट होकर सुनिए। देखिए जब ध्वनि रहेंगी तो कई सारे ध्वनि आपस में मिलकर एक सार्थक समूह का निर्माण करेंगी। अगर सार्थक है तभी सार्थक समूह क्या बनेगा, शब्द बनेगा। और कई सारे सार्थक समूह का जो शब्द है, कई सारे शब्द मिलकर क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, है ना। और जो वाक्य बनेगा, अब सार्थक जब शब्द जुड़े हैं तो उनका सार्थक कोई अर्थ भी तो होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है। भाषा के अवयव कौन कौन से हैं, ध्वनि है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है शब्द, तीसरा कौन सा है, वाक्य है, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कैसे हैं अभी बताएंगे, ठीक है। वाक्य है, वाक्य के बाद अर्थ है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, भाषा के अवयव कहलाएंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के अवयव कौन कौन से हैं तो वो है ध्वनि, शब्द, वाक्य और साथ में अर्थ, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब ये सारे ध्वनि हैं, शब्द है, वाक्य हैं, ये सब क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यदि आपको पहले से पता है फ्रेंड्स तो थोड़ा सा आप भी सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आप भी सुनेंगे तो आपको भी अच्छा ही लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी चीज़ को पढ़ना है, अगर मुझे ज़ीरो लेवल से पढ़ना है तो ज़रूरी है ज़ीरो से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रख कर किया जा रहा है काम। अब बात करते हैं ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि को वर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्वनि किसे कहते हैं, ये क्या होता है, तो देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। अब इसका मतलब क्या होता है तो इसको समझते हैं। मैंने बोला ध्वनि या वर्ड किसे कहते हैं, तो वो है भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि कहलाती है या वर्ड कहलाती है। अब ये देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई हमने समझ लिया, ठीक है, यहाँ पर लिखा है वो बात तो सही है, लेकिन मैं समझूंगी कैसे एग्जाम्पल के थ्रू कि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो आइए समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में मैंने मान लीजिए क्या लिखा, कमल लिखा, ठीक है। क्या लिखा मैंने, कमल। अगर मैं इसको तोड़ूंगी, ये एक शब्द है ना, टोटल एक पूरा शब्द कमल, अगर मैं कमल बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में एक इमेज तुरंत आ जा रही है, अच्छा यहाँ पे एक फ्लावर है उसकी बात करी जा रही। तो एक ये शब्द है, इसको मैं तोड़ूंगी तभी तो ध्वनियाँ समझ में आएंगी कि कौन सी ध्वनियाँ हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा है ध्वनि, शब्द, वाक्य, पहले ध्वनि मिलेंगी, कई सारी ध्वनियाँ मिलकर सार्थक ध्वनियाँ मिलकर क्या बनाएंगी, शब्द बनाएंगी, कई सारे शब्द मिलकर वाक्य बनाएंगे, और उनका जब सार्थक ध्वनियाँ मिल रही हैं, सार्थक शब्द मिल रहे हैं, तो जो भी वाक्य बनेगा वो भी तो अर्थ होगा, उसका कोई निरर्थक तो नहीं होगा, सार्थक ही तो होगा, है ना। तो वो चीज़ धीरे धीरे समझेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कमल, अब इसको हम तोड़ते हैं। हम ये बता रहे हैं कि ध्वनि किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, तो ये समझते हैं। देखिए अगर इसको तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर ये का और मा और ला, यहाँ पे वर्ड का मतलब क्या होता है, स्वर और व्यंजन दोनों यहाँ पर शामिल है ना। तो यहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों शामिल है, का में भी है, मा में भी है, ला में भी है ना। तो ये देख लेते हैं। देखिए अब इसको हम तोड़ते हैं तो देखिए का, इसके नीचे हलंत आएगा, उसके बाद फिर आ आएगा, ठीक है। जब ये आ इसमें मिल जाएगा तब ये का बनेगा, ठीक है, ये समझ पा रहे हैं आप। अब उसके बाद माँ को तोड़ेंगे, माँ को तोड़ेंगे तो इसके नीचे हलंत आ जाएगा, ठीक है, आधा बन जाएगा। कहने का मतलब ये पूरा कब होगा, जब ये आ इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आ। अब आगे बात करते हैं ला, फिर आ। तो आपको ये समझ में आया कि जब हमने कमल को तोड़ा, ठीक है, कमल को तोड़ा तो इस प्रकार ये टूटा, है ना। अब ये इस प्रकार टूटा तो देखिए जो ध्वनियाँ हैं या वर्ण जो हैं, इस का कोई अपना मतलब है। पहली चीज़ तो ये जानिए, जो ये है, अब
इसके बाद क्या इसको और भी हम तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। अब हमने इसको अलग अलग कर दिया, इस का को हमने अलग कर दिया का और आ में। इसके बाद इससे ज़्यादा हम नहीं तोड़ सकते। क्या हम इसको बोलेंगे? क्या इसको बोलेंगे? ये क्या कोई ध्वनि है, यानी कोई वर्ड है? वर्ड मतलब स्वर और व्यंजन है ना, तो ये ना ही कोई स्वर है ना ही कोई व्यंजन है। ठीक है, अब देखिए, अभी स्वर व्यंजन क्या होता है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जो जो चीज़ें यहाँ मैंने लिखी हैं भाषा में उसको समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ध्वनि को मैंने क्या बताया? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। तो ये शब्द है। ठीक है, अब ये कई सारे जब शब्द मिलेंगे तो वाक्य बनेगा, और जिस वाक्य को हम बोलना चाहते हैं, यानी कोई अपनी अभिव्यक्ति है जो हम किसी को प्रस्तुत करना चाहते हैं, है ना, तो वो सेंटेंस के माध्यम से ही तो करेंगे, तो वो हमारी भाषा कहलाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा कमल। कमल को जब मैंने इस तरीके से तोड़ा तो इस तरीके से जब तोड़ा तो उसके बाद हमने देखा कि यदि अगर हम का को और तोड़ना चाहें तो नहीं तोड़ सकते, आ को और तोड़ना चाहें तो नहीं तोड़ सकते, कोई मतलब ही नहीं बनेगा, है ना। तो देखिए, इससे ये क्या समझ में आया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है यही है इसकी सबसे छोटी इकाई, और इसे ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कैसे कहते हैं, कि जब इसको मैंने तोड़ा तो ये देखिए, इससे ज़्यादा इसको हम नहीं तोड़ सकते, और यही सारी क्या हैं? ध्वनियाँ हैं। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा है वर्णों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। तो देखिए, ये का है हमारा, ठीक है, इसका कोई अपना अर्थ है? ये जब मिलेगा, एक सार्थक शब्द का निर्माण करेगा, तब जाके इसका कोई अपना अर्थ होगा। क्या अकेले का कोई अर्थ है? अब बताइए, आपसे मैं पूछूं कि का कोई अर्थ है या छोटा आ का कोई अर्थ है? कोई नहीं अर्थ है। वही चीज़ यहाँ पर है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक है, जो इसको जब मैंने तोड़ा तो यही सबसे छोटी इकाई है, इससे ज़्यादा इसको हम नहीं तोड़ सकते, तो यही क्या है? इसकी ध्वनि है। उसके बाद इसका अकेले कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, अब वर्णों का अपना अकेले कोई अर्थ ही नहीं होता। ठीक है, वही चीज़ लिखा है, वर्णों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। आपको समझ में आ गया होगा। अगर का की बात करें तो कोई अर्थ नहीं है, इसका भी, किसी का भी कोई अपना अकेले अर्थ नहीं है, लेकिन जब ये सब आपस में मिल जाएंगे तो क्या किसका निर्माण करेंगे? एक शब्द का निर्माण करेंगे। ठीक है, और ये एक सार्थक ध्वनियाँ है ना, ये मतलब सार्थक ध्वनियाँ का मतलब समझ रही हैं? जो ध्वनियाँ आपस में मिल रही हैं ना, उनका एक अर्थ निकल रहा है। ऐसा नहीं कि अभी आगे बताएंगे इसको कि सार्थक ध्वनियों को कैसे, क्योंकि शब्द में वही चीज़ आएगी। तो ये ध्वनि और वर्ड आपको समझ में आ गया कि ध्वनि का मतलब क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई। जब मैंने तोड़ा तो यही सबसे छोटी इकाई है भाषा की, जिसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं, और इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता। तो आप देख रहे हैं कि ना ही का कोई अर्थ है, ना ही आ का, न मा का, कोई अपना अर्थ नहीं है। ठीक है, और ये यहाँ पर जब ये हलंत लगा देते हैं, इसका मतलब वो वर्ड जो भी होता है वो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ठीक है, या वो ध्वनि जो होती है वो क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। अब आगे बात करते हैं शब्द। शब्द क्या होते हैं? तो वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह का निर्माण होता है। मैंने यहाँ पे सृष्टि करके कुछ लिखा है, हाँ, मतलब रचना। ठीक है, तो वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह। अब आपको ध्वनि तो समझ में आई होगी, समूह का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर ये सारी का एक से अधिक कोई चीज़ है तभी तो ग्रुप कहलाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? जब आपस में मिलेंगी तो एक समूह का निर्माण करेंगी। तो वही चीज़ है यहाँ पे, वर्ण समूह या ध्वनि समूह। इसको हम वर्ण समूह भी बोल सकते हैं या ध्वनि समूह भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। ठीक है, ध्वनि बोलो चाहे वर्ण बोलो, बात एक ही है। अब देखिए, वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर हमने बताया का हो गया, आ हो गया। अब ये सार्थक की बात करी जा रही है, अभी निरर्थक कैसे यहाँ पे वो बताएंगे। ठीक है, देखिए, ये आधा मा हो गया, ये आ हो गया, उसके बाद ला हो गया आधा, और ये आ हो गया। अब ये क्या है? जब आपस में मिलेंगे, ये इससे मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा, ये इससे मिलेगा। अब ये सब आधे हैं, ये इससे मिलेगा तो पूरा हो जाएगा, बनेगा क्या? कमल। अब ये क्या है? सार्थक है ना। सार्थक कैसे हुआ? देखिए, ये जो जितनी सारी ये ध्वनियाँ आपस में मिली हैं,
ध्वनियों का जो समूह है जो आपस में मिली है एक सार्थक समूह है। क्यों? क्योंकि जब इससे जो शब्द बना ना वो एक अर्थ प्रकट कर रहा है। जैसे जैसे मतलब सार्थक का मतलब क्या हुआ, कोई भी शब्द बोलने से आपके दिमाग में अगर इमेज बन जाती है तो वो सार्थक कहलाता है ना। अगर इमेज नहीं बनती है तो वो निरर्थक कहलाता है। अब कुछ चीज़ें जो नहीं पता है तो उनकी बात अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने कमल बोला तो आपके दिमाग में तुरंत फ्लावर आ गया। अच्छा, कमल की बात, कमल का एक फूल है तो उसकी बात करी जा रही, तो ये एक सार्थक शब्द हुआ। अब देखिए, मान लीजिए यही, सपोज मान लीजिए यही चीज़ ऐसे हो जाए, आपको दिख रहा है? ऐसे हो जाए, ठीक है, ऐसे हो जाए तो देखिए ये इससे मिलेगा ला बन गया, ठीक है, ये इससे मिला माँ बन गया, और ये इससे मिला तो ये हो गया का, पूरा हो गया। अब यहाँ बना क्या, लमक, और यहाँ बना कमल। अब देखिए आपके दिमाग में आता होगा ना कि कमल से तो हमें समझ में आ रहा है कि फूल की बात करी जा रही है, इसका तो एक अर्थ निकल रहा है, लेकिन लमक का क्या अर्थ होता है? जबकि देखा जाए तो यहाँ भी क्या है, ध्वनियों का एक समूह है, वर्डों का एक समूह है, लेकिन ये सार्थक नहीं है, ये क्या है, निरर्थक है। क्यों? क्योंकि लमक का कोई अर्थ नहीं होता। तो आपको सार्थक और निरर्थक समझ में आया कि यहाँ पर जब यही ध्वनियाँ आपस में मिल रही थी तो ये एक जिस शब्द का निर्माण कर रही थी वो था कमल, और जिससे हमें प्रतीत हो रहा था, हमें समझ में आ रहा था कि यहाँ पर एक पुष्प की बात करी जा रही है ना, फूल की बात करी जा रही है। तो इससे ये भी समझ में आया कि जो ध्वनियाँ आपस में मिली तो वो सार्थक थी, है ना, सार्थक समूह था। लेकिन वही चीज़ सेम यहाँ पर भी ध्वनियाँ आपस में मिली, लेकिन यहाँ पर जब कोई शब्द बना तो वो निरर्थक रहा, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शब्द की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, वर्णों का सार्थक समूह, ठीक है, वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह, सार्थक जरूर होना चाहिए, अगर सार्थक नहीं लगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो सार्थक जरूर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। समझ में आया आपको क्यों लगाना पड़ेगा? तो ये चीज़ जो डेफिनेशन में लिखी वो समझ में आई होगी कि सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे शब्द कहते हैं। और मैंने एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ बताया कि ये अगर सार्थक है तो शब्द कहलाएगा, और ये भी, ये यहाँ पर भी ध्वनियाँ हैं उनका समूह है, लेकिन ये सार्थक नहीं है, क्या है, निरर्थक है। अब देखिए आगे बात करेंगे तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। अब देखिए शब्द और अर्थ का घनिष्ठ संबंध है, तो ये बात तो सही है, मैंने कमल बोला, इसका अर्थ क्या है, एक फूल है, कमल एक प्रकार का फूल है, तो इसका घनिष्ठ संबंध तो उससे होता ही है। शब्द अर्थ से पृथक नहीं रह सकता है ना, अगर कोई सार्थक शब्द है तो उसका अर्थ जरूर होगा, वो उससे पृथक नहीं रह सकता। आगे क्या लिखा हुआ, अर्थ के अभाव में कोई भी शब्द निरर्थक ध्वनियों का समूह मात्र रह जाता है। तो मैंने यहाँ पे समझाया आपको कि यहाँ पर देखिए बना क्या, लमक, है ना, तो ये इसका कोई अर्थ नहीं है, तो जब ये निरर्थक है तो सिर्फ ये जो ध्वनियाँ हैं वो क्या हैं, ध्वनियों का समूह मात्र ही रह जाता है। किसका, निरर्थक ध्वनियों का। ये जो ध्वनियाँ हैं कैसी हैं, निरर्थक हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि अर्थ के अभाव में कोई भी शब्द हो, उसका जब कोई अर्थ नहीं होगा तो जो वो ध्वनियाँ है ना वो निरर्थक ध्वनियों के, जो निरर्थक ध्वनियाँ हैं उनका समूह मात्र ही रह जाएगा। यहाँ देखिए ये क्या है, निरर्थक ध्वनियाँ हैं और इन्हीं का समूह मात्र ही है, ये शब्द नहीं कहलाएगा। और ये क्या है, शब्द है, इसका कोई सार्थक अर्थ है, ठीक है, सार्थक मतलब इसका कोई अर्थ है। तो आपको शब्द समझ में आया। अब आगे बात करते हैं वाक्य की। हम यहाँ जो जो चीज़ें लिखे थे, ध्वनि, शब्द, वाक्य, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वाक्य क्या होता है, तो जब कई सारे सार्थक शब्द समूह आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, एक वाक्य का निर्माण करेंगे। ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही रही होगी, है ना, हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ ही करते हैं। जैसे हम जो जो चीज़ें बोल रहे हैं इनका कोई ना कोई सार्थक शब्द है ना, ऐसा तो नहीं कुछ भी बोल जाए सामने वाले को समझ में ना आए ना। अगर हम बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये सार्थक है, ठीक है। तो देखिए
वाक्य की बात करें जाए, मैंने बताया कि कई सारे शब्द आपस में मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं, सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। वाक्य शब्दों से रूप ग्रहण करके, वाक्य क्या करता है, जो भी शब्द होते हैं उनसे रूप ग्रहण करके क्या करता है, भाषा के भाषिक स्वरूप को सामने लाने का कार्य करता है ना। जैसे हम क्या कर रहे हैं, कई सारी ध्वनियाँ मिला रहे हैं, बोल रहे हैं, कई सारी ध्वनियाँ मिला रहे हैं और ध्वनियाँ मिला के शब्द का निर्माण कर रहे हैं, सार्थक शब्द का निर्माण कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला निर्माण, है ना, तो एक फॉर्मेशन दिखा रहा है, किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, मतलब दिखा रहा है ना, कोई चीज़ बन रही है। ठीक है, निर्माण जैसे बोल रहा है, समझ में आ रहा है कि अच्छा कोई चीज़ बन रही है ना, तो ये एक सार्थक समूह का निर्माण कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इतने सारे शब्द हम बोल रहे हैं तो कई सारे शब्द भी तो मिले होंगे, तो कई सारे शब्द मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। और कई सारे वाक्य जब हम बोल रहे हैं तो एक भाषा के थ्रू बोल रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर कहा गया कि वाक्य शब्दों का रूप ग्रहण करके क्या करता है, भाषा के भाषिक स्वरूप को सामने लाने का प्रयास करता है। ठीक है, सामने लाने का कार्य करता है, भाषा के भाषिक स्वरूप को सामने लाने का कार्य कर ही रहा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ध्वनि यूज़ करके, सार्थक ध्वनियों का यूज़ करके शब्द बना रहे हैं और कई सारे शब्दों का यूज़ करके वाक्य बना रहे हैं। वाक्य के थ्रू ही हम अपनी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी एक भाषा का यूज़ कर रहे हैं, हिंदी भाषा का। ठीक है, खड़ी बोली। सो वाक्य आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे बात करते हैं, लिपि क्या होता है, लिपि के बारे में समझते हैं। देखिए लिपि वह ध्वनि संकेत है, लिपि क्या है, ध्वनि का संकेत है, जिसके द्वारा भाषा का प्रसार तथा संरक्षण संभव है, जिसके द्वारा भाषा का प्रचार तथा संरक्षण संभव है। मान लीजिए हिंदी भाषा और इसकी कोई लिपि ना हो तो हम कैसे अपनी बात को रखेंगे, है ना। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, कौन सी, देवनागरी लिपि है। सो लिपि क्या है, लिपि वह ध्वनि संकेत है जिसके द्वारा कोई भी भाषा हो उसको उसके प्रचार और साथ में उसके प्रसार तथा संरक्षण किया जाता है। अगर उसकी लिपि नहीं होगी तो ना ही उसका हम प्रसार कर सकते हैं, ना ही उसका प्रसार क्या, जब हम प्रसार नहीं कर सकते संरक्षण करने का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। सो लिपि आपको समझ में आई होगी। अब हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। वैसे जो यूरोपीय भाषा है उनकी लिपि क्या है, तो रोमन है और ग्रीक लिपि है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा में जो जो अवयव यूज़ किए जाते हैं, ध्वनि क्या है, ध्वनि या वर्ड किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। वैसे शब्द के जो जो आगे वाक्य के प्रकार जो जो चीज़ें हैं सब बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर जान लेते हैं भाषा को पढ़ने से पहले। ठीक है, जो हम भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी एक लैंग्वेज है, इसको सीखने से पहले हम ये सारी चीज़ें जान लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हैं। एक बार फिर से पूरा रिकॉल कर लेते हैं। मैंने बताया भाषा क्या है, व्याकरण भी बताएंगे बाद में, अभी यहाँ पर जितना आया उसके बारे में बात करें। भाषा क्या है, संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत। ठीक है, तो भाषा क्या है, बातचीत करने का माध्यम है। ठीक है, दूसरी बात जो कामता प्रसाद गुरु है, इन्होंने अपने डेफिनेशन में बताया कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे के सामने भली भांति प्रस्तुत कर पाता है। ठीक है, और साथ में सामने वाले के जो विचार हैं उसको भी समझ पाता है। ठीक है, तो ये कहा किसने, कामता प्रसाद गुरु ने कहा। आगे बात करते हैं। मैंने बताया कि जो भाषा की उत्पत्ति है वो भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। ठीक है, अब आगे मैंने बताया कि भाषा के जो अवयव हैं, जो कंपोनेंट हैं, वो कौन कौन से हैं, वो है ध्वनि। बिना ध्वनि के ना ही कोई शब्द बन सकता है और बिना शब्द के ना ही कोई वाक्य बन सकता है। सो सबसे छोटी जो इकाई है भाषा की वो क्या है, ध्वनि है। तो यहाँ आगे मैंने ध्वनि के बारे में ही बताया। और सबसे छोटी इकाई कैसे है, किसी शब्द को जब हम तोड़ते हैं, ध्वनि को वर्ड भी कहा जाता है। वर्ड में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम किसी शब्द को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद मतलब तब तक तोड़ो जब तक और उसके खंड ना किए जा सके, वही क्या कहलाएगा, ध्वनि कहलाएगा। तो मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पर दिखाया, कमल को जब मैंने तोड़ा तो ये जो का, आधा का, आ, आधा मा, आ, आधा ला और आ, इसमें जब ये टूटा तो ये क्या कहलाई, ध्वनि कहलाई। क्यों, क्योंकि इसके आगे हम इसको नहीं तोड़ सकते। साथ में आगे लिखा है वर्डों का
कोई भी अपना अर्थ नहीं होता। तो यहाँ देख रहे हैं आप का के लिए कोई अपना अर्थ नहीं है, ना ही आ का कोई अपना अर्थ है। समझ पा रहे हैं? सो ये क्या है, ये है ध्वनियाँ। ठीक है, आगे मैंने बताया शब्द क्या होते हैं, कई सारी ध्वनियाँ आपस में मिलकर शब्द का निर्माण करती है, लेकिन वो ध्वनियाँ जो है वो कैसी हो, तो वो है सार्थक। ठीक है, सार्थक ध्वनियों का समूह या सार्थक वर्णों का समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर देखिए जब का को ये जो यहाँ पर कमल था उसको मैंने इस तरीके से तोड़ा था और उसके बाद जो शब्द बना वो कमल है। कमल बोलने से किसी चीज़ की क्या आ रही इमेज आ रही है हमारे माइंड में, तो ये क्या है, सार्थक है। लेकिन आगे क्या मैंने लिखा है यहाँ पर कि उसे शब्द कहते हैं। शब्द और अर्थ का घनिष्ठ संबंध है, तो अर्थ और शब्द का घनिष्ठ संबंध होता ही है, वरना वो निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, शब्द अर्थ से पृथक नहीं रह सकता, ये भी आप समझ गए होंगे। आगे लिखा है अर्थ के अभाव में कोई भी शब्द निरर्थक ध्वनियों का समूह मात्र रह जाता है। देखिए यही चीज़ सेम है, लेकिन बस इसको मैंने यहाँ उल्टा कर दिया, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए लिखा है यहाँ पे कि अर्थ के अभाव में कोई भी शब्द हो वो क्या रह जाता है, निरर्थक ध्वनियों का समूह मात्र रह जाता है। तो ये क्या है, लमक क्या है, यहाँ पे निरर्थक ध्वनि का समूह मात्र रह गया है ना, निरर्थक ध्वनि का समूह है। और वहीं पर ये कमल की बात करी जाए तो ये सार्थक ध्वनियों का समूह है या वर्णों का समूह है। तो आपको शब्द समझ में आया होगा, सार्थक और निरर्थक भी समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं वाक्य की। वाक्य मैंने बताया कई सारे सार्थक शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। सार्थक वर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि निरर्थक से ना ही कोई सेंटेंस बनेगा, ना ही कोई शब्द बनेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मैंने बताया कि वाक्य क्या है, कई सारे सार्थक शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। वाक्य का काम क्या है, तो वाक्य क्या करता है, जो शब्द हैं शब्दों से रूप ग्रहण करता है ना। कई सारे शब्द आपस में मिलते हैं, सार्थक शब्द मिलते हैं, तो एक उसका अर्थ अपना निकलता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया, रूप ग्रहण करके क्या करता है, भाषा के भाषिक स्वरूप को सामने लाने का कार्य करता है, जैसे हम कर रहे हैं, है ना। तो वही चीज़ है। आगे बात करते हैं लिपि की। मैंने क्या बताया लिपि को, तो लिपि वह ध्वनि संकेत है, ध्वनि का संकेत है जिसके द्वारा भाषा का प्रसार तथा संरक्षण संभव है। ठीक है, बिना लिपि के हम अपनी भाषा को नहीं व्यक्त कर सकते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है, और यूरोपीय भाषा के रोमन तथा ग्रीक लिपि है। सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आगे हम इसके बात करेंगे, और भी भाषा से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स उससे, और कुछ नहीं। ठीक है, सो आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।